टोटल किलोमीटर्स कितने चले हुए वो देखोगे तो ये गाड़ी चल चुकी है 1,22,923 किलोमीटर। हमारे पास में एक मारुति की रिट्स थी, वो गाड़ी के पुर्जे ऐसे हिलते थे। इसी टाइप के इश्यूज मेरी टाटा सफारी में भी आ रहे हैं। 2021 की गाड़ी है। अगर आज 2026 में भी अगर आप सोच रहे हो इस गाड़ी को कंपेयर करोगे बाकी डिजाइन से, तो यार ये अलग ही डिजाइन है। देखोगे तो ऐसी मॉडर्न सी दिखती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू है। गाइस, अगर आपका 3 से 5 लाख का बजट है और आप एक कार लेने का सोच रहे हो तो आपको नए में एक हैचबैक मिल सकती है। ऑप्शंस है ऑल्टो K10, सेलेरियो, उसके बाद में TI, गो, रेनो की क्विड जैसे। लेकिन ये सारी गाड़ियों में छोटे छोटे इंजन होते हैं, अंडर पावर्ड, फीचर्स भी बहुत ही कम मिलते हैं। इसके बाद में अगर आप बजट बढ़ाओगे 6 से 8 लाख तक कर दोगे तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे i20, बलेनो, फ्रॉन्ग, टाटा की अल्ट्रॉस भी मिल सकती है। इसमें आपको इंजन 1.2 लीटर्स तक और फीचर्स थोड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बजट इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा भाई। लेकिन ये सारा झमेला छोड़ के आप एक ऐसी यूज होंडा जैज ले सकते हो। ऐसी 2015 के पहले वाली यूज होंडा जैज आपको 3 लाख से लेके 5 लाख तक के बजट में मिल जाएगी। और भाई लेटेस्ट वाली जो 2020-2021 की होंडा जैज थी वो आपको 6, 7 या 8 लाख तक मिल सकती है। तो भाई इस वीडियो में मैं अपनी इस 2015 की होंडा जैज का ओनरशिप रिव्यू करूंगा, जो पेट्रोल का V वेरिएंट है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस गाड़ी को ओन करने में मैंने कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए, इसके कौन से फायदे हैं और कैसे आज भी 2026 में ये बाकी सारी हैचबैक से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। तो भाई चालू करते हैं इसके एक्सटीरियर डिजाइन के साथ में। यह है हमारी होंडा जैज का फ्रंट लुक। ये 2015 का मॉडल है। अब इसकी आप डिजाइन देखिए, ये कहीं से कहीं तक पुरानी इतनी 2015 की गाड़ी लगती नहीं है यार। ये जो डिजाइन था इस गाड़ी का, ये 3rd जनरेशन होंडा सिटी के ऊपर बेस्ड था। होंडा सिटी में अगर आप देखोगे उस वाली, तो यहाँ पर क्रोम ग्रिल मिलती थी, इसमें पूरी ब्लैक आउट पियानो फिनिश वाली ग्रिल मिलती है। अब इसके बाद में अगर फ्रंट में आप देखोगे तो यहाँ पर इसमें फॉग लाइट दिए हुए थे V मॉडल में। ये करीब ऊपर से 3rd मॉडल आता था, उसमें भी फॉग लाइट दिए हुए थे। ये हैलोजन बेस्ड हेडलाइट्स थे, इसमें मैंने LED लाइट लगा लिए है। उसके बाद में यहाँ पर इंडिकेटर्स है, ये भी हैलोजन वाले हैं, नॉर्मल से सादे वाले। तो यार ये जो फ्रंट लुक देख रहे हो आप, इसका आज भी सोचो आप कितना ज्यादा मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड लगता है। आजकल की जो गाड़ियां हो गई है उनके कितने जनरलाइज से डिजाइन हो गए हैं भाई, उसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। अगर आज 2026 में भी अगर आप सोच रहे हो इस गाड़ी को कंपेयर करोगे बाकी डिजाइन से, तो यार ये अलग ही डिजाइन है। देखोगे तो ऐसी मॉडर्न सी दिखती है, रोड से जाती है तो कुछ स्पेशल लगती है। अब कंटिन्यू करते हैं साइड डिजाइन के साथ में। तो भाई साइड से अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी बहुत ही लंबी सी दिखती है आपको। यहाँ पर उस लंबी से दिखने के पीछे कारण है लंबी लंबी खिड़कियाँ। अब ये जो लंबी लंबी खिड़कियां है, इसका मतलब यहाँ पर जो कैबिन है ये बहुत ही स्पेशियस है। अब भाई कैबिन स्पेशियस है, उसके पीछे भी एक रीजन है। इसका ये जो इंजन वाला हिस्सा है ये बहुत ही छोटा है, लेकिन ये इंजन में बाकी गाड़ी के कंपैरिजन में काफी छोटा ऐसा एरिया ले रहा है। और भाई ये जो कैबिन वाला स्पेस है, इसको यहाँ पर ज्यादा जगह मिली है, जिस वजह से अंदर में स्पेस बहुत ज्यादा मिलती है। भाई साइड से देखने पर डिजाइन काफी एरोडायनामिक भी लगता है। देखिए ये वाली लाइन कैसी लंबी सी जा रही है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में अगर आप अलॉय व्हील्स की भी बात करेंगे तो देखिए बहुत ही सिंपल से अलॉय व्हील्स है, लेकिन बहुत ही डिजाइन सोफिस्टिकेटेड है। भाई ये सिंपल से अलॉयज जो है ये 15 इंच के अलॉयज है, जिनका सेक्शन है 175/65 R15। भाई इसके अलॉयज तो ठीक है, साइड से गाड़ी भी दिखने में ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा इशू है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस। ये गाड़ी अगर आप 4-5 लोग बैठ के अगर आप इसमें ट्रैवल करोगे तो ये गाड़ी नीचे से बहुत ज्यादा लगती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस वाला थोड़ा सा इशू है, बट भाई आजकल रोड भी इतने खराब नहीं है, तो इतना कोई अभी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शहरों की सड़कें छोड़ के एकदम गाँव में नहीं घूमना है तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस का लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। सेम यही प्रॉब्लम हमारी प्यारी होंडा सिटी के साथ में भी हुआ था, जिस कारण से लोगों ने उसे। तो भाई हमारी माताजी का कॉल आ गया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं वापस से हमारे रिव्यू को। तो भाई रियर से डिजाइन इतना बुरा नहीं है, ये क्रोम एलिमेंट भी वीडियो में बुरा दिख रहा है, लेकिन असल में इतना बुरा नहीं दिख रहा है। अगर आप बैक लाइट्स की बात करोगे तो यहाँ पर अंदर में देखेंगे कि यहाँ पर 3 LED लाइट्स लगे हुए हैं। 3 नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6 LED लाइट्स लगे हैं यहाँ पर। 6 LED मिलकर एक पीछे का बैकलाइट बन रहा है लाल वाला। अब उसके बाद में ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सिर्फ रिफ्लेक्टर जैसा है, ये नकली है, ये कोई उसमें लाइट नहीं जलती है। अब बाद में वहाँ पर पार्किंग लाइट्स है साथ में, और यहाँ पर छोटे छोटे हैलोजन में इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। तो भाई ये बूट की बात खोल के दिखा देते हैं। अब ये हमारे गाड़ी का 2015 का सिस्टम है सब कुछ। यहाँ पर तो काफ़ी ये ढीला सा हो गया है, बट ये फिर भी ठीक ठाक है, अभी भी पकड़ के रखता है ऊपर इसको। अब बूट देखोगे अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर बड़े बड़े सूटकेस अगर आपको रखने हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े 2 सूटकेस और 1-2 छोटे बैग्स तो पक्का अच्छे से आराम से आ ही जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टायर भी मिलता है एक्स्ट्रा। आजकल की गाड़ियों में देखोगे आप, आपको पेयर व्हील भी नहीं मिलता है। हमारे औजार थोड़े से अभी इधर उधर हुए हैं, बट इसमें मोस्टली रहते हैं हर बार औजार। ये हमारा जो स्पैनर था मेन वाला जो रहता है वो खराब हो गया था, तो हमने अच्छे क्वालिटी का स्पैनर इसमें डाल दिया है। अब भाई इसकी बात होगी बाहर की बहुत ज़्यादा, आपको गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं।
तो भाई अंदर जैसे ही आप घुसोगे तो भाई गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको ये शानदार सा इंटीरियर दिखेगा, और ये इंटीरियर देख के आपको एक गाड़ी की याद आएगी, और वो है होंडा सिटी। तो भाई इस गाड़ी का इंटीरियर और होंडा सिटी का इंटीरियर एकदम सेम था, ऑलमोस्ट सेम था, कि अंदर आप गाड़ी के बैठ जाओगे तो आपको ये तक नहीं समझेगा कि कौन सी गाड़ी में बैठे हो। डैशबोर्ड तो सेम है ही, लेकिन बाकी की जो सीट्स है और कंफर्ट है वो भी काफी होंडा सिटी से मिलता जुलता ही है। तो यार मैं तो बोलूंगा उस समय की ये काफी प्रीमियम लेवल की हैचबैक थी। बाकी की जो हैचबैक्स थी वो नॉर्मल हैचबैक्स थी, लेकिन ये होंडा सिटी पर बेस्ड थी, उस वजह से ये काफी प्रीमियम फील होती थी 2015 के हिसाब से। मैं तो बोलूंगा यार 2026 के हिसाब से भी आज भी बहुत प्रीमियम फील होती है। यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है जो नॉर्मल सी है एकदम ही, इसमें कुछ ज्यादा कुछ चीजें नहीं मिलती। इसमें रियर कैमरा आता है। रियर कैमरा की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है। यहाँ पर कोई एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह नहीं मिलती, मगर यहाँ पर काम हो जाता है यार आपका बढ़िया से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं आती यहाँ पर। अभी यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, और ये भाई सारे के सारे टच में है, ये सारे के सारे टच में है, और ये बीमारी 2015 में ही होंडा को पकड़ ली थी। अब आजकल की नई गाड़ियों में हमें टच वाले देखने को मिल रहे हैं और हम उनको भला बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन होंडा में तो ये चीज़ उस समय से चल रही है। अब भाई बात हो रही थी क्वालिटी की, तो आप इस गियर नॉब को देखो। यहाँ पर देखो भाई, ये 2015 की गाड़ी है, करीब करीब 11-12 साल पुरानी गाड़ी है। इसका जो ये गियर नॉब है ये ऐसा घिस गया है, तो भाई फिर भी मैं कहूँगा कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब उसके बाद में आप ये स्टेयरिंग व्हील को देखो, तो यार ये पता नहीं इसके ऊपर ऐसे वाइट वाइट से धब्बे धब्बे तो आए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है। मेरे पास में एक 2021 की टाटा सफारी है भाई, उसका स्टेयरिंग व्हील छिल गया है। हर बार जब उसको पकड़ता हूँ ऐसा लगता है कि भाई ये धीरे धीरे छिल रहा है, ये कुछ सालों में तो खत्म ही हो जाएगा। तो भाई अब स्टेयरिंग व्हील की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हैंड में पेडल्स भी दिए हुए हैं। ऑटोमेटिक CVT ट्रांसमिशन वाली जैज़ है, और इसमें भाई 7 गियर्स तक शिफ्टिंग होती है, तो इससे आप शिफ्टिंग कर सकते हो बेसिकली ड्राइव करते वक्त। अब भाई बात की जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पर सबसे पहले टैकोमीटर मिलता है, बीच में स्पीडोमीटर मिलता है, और सबसे राइट साइड में ये डिजिटल वाला छोटा सा MID मिलता है। तो भाई अगर आप इस MID के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको एवरेज दिखाता है ये करंट ट्रिप का कितना। अगर आप यहाँ पर टोटल किलोमीटर कितने चले हुए वो देखोगे तो ये गाड़ी चल चुकी है 1,22,923 किलोमीटर। भाई मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है यार कि ये गाड़ी इतनी ज्यादा चल चुकी है। हमारे पास में एक मारुति की रिट्स थी, वो करीब 60-70 हजार किलोमीटर चल चुकी थी। तो यार वो गाड़ी के पुर्जे पुर्जे ऐसे हिलते थे, इंटीरियर वगैरह ऐसे बचते थे। उसके कंपैरिजन में ये गाड़ी आज भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ऐसा लगता था मुझे पहले कि भाई 60-70 हजार किलोमीटर गाड़ी चल गई तो यानी उसकी कंडीशन हो गई खराब, खत्म हो गई, उसको अब बेच डालो, उससे अच्छा आप तुम नई गाड़ी ले लो। इसी टाइप के इश्यूज मेरी टाटा सफारी में भी आ रहे हैं। 2021 की गाड़ी है, अंदर काफी सारा रैटलिंग का आवाज आता है। अभी जगह जगह समझ में आता है कि गाड़ी की एजिंग हो रही है भाई, पर यार उस हिसाब से इस गाड़ी में कहीं पर भी एजिंग के कोई सिंबल्स दिख नहीं पड़ते हैं इजीली। अब अगर आप यहाँ पर अगर इन विंडो बटन्स की भी कंडीशन देखोगे तो कितनी अच्छी कंडीशन है। यहाँ पर जो प्रिंटिंग है ये तक नहीं मिटी हुई है। सोचिए 1,22,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। यहाँ पर इन सारी बटन्स को देखिए आप, अभी भी सही सही ऑपरेट हो रही है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अब अगर विंडोज की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक ये वाली जो ड्राइवर साइड की विंडो है इसमें 1 टच अप और 1 टच डाउन मिलता है। बाकी सारी विंडोज में नॉर्मल वाले ही आते हैं, इसमें 1 टच अप एंड डाउन वाला नहीं मिलता है। भाई अगर यहाँ पर डोर ट्रिम पे देखोगे तो यहाँ पर फैब्रिक लगा हुआ मिलता है। ये 3rd टॉप मॉडल था, यानी वी मॉडल जो था 3rd टॉप मॉडल था। इसके ऊपर VX फिर ZX वगैरह टॉप मॉडल भी आते थे, फिर भी इसमें यहाँ पर फैब्रिक लगा हुआ है। अब उसके बाद में यहाँ पर अगर बीच में देखेंगे तो भाई यहाँ पर हमको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर बीच में बस ये कप होल्डर्स वगैरह मिलते हैं। अब कप होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का कप होल्डर मिलता है, जहाँ ये बिल्कुल AC वेंट के सामने रहता है। यहाँ पर आप अपना ग्लास या तो फिर अपनी बॉटल रख सकते हो, जिससे वो ठंडी ठंडी रहेगी। अब इसके बाद में यहाँ पर अब ठंडक की बात कर रहे हैं तो भाई ये जो AC वेंट्स है ना, इनसे थोड़ी सी तकलीफ होती है। मेरे गाड़ी में जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, माता पिता पीछे बैठे रहते हैं, मम्मी वगैरह, बचपन में भी पीछे बैठता था, तो यार पीछे में AC वेंट्स की हवा इसमें आती नहीं है। और यहाँ पर एक छोटा सा इशू ऐसा है कि इधर पे बीच में रियर AC वेंट दिया हुआ नहीं है, जबकि उस समय की गाड़ियों में i20 में वगैरह रियर AC वेंट स्टैंडर्ड हो गया था। तो भाई अभी हमारी हो गई बहुत सारी बातचीत गाड़ी के इंटीरियर को लेके। अब हम लोग इसकी स्पेस कैसी है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्राइवर सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं ड्राइवर सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, मुझे कैसे कंफर्टेबल रहेगी ये कंडीशन, यहाँ पर सिचुएशन, पोजीशन, यहाँ पर काफ़ी, अभी यहाँ पर तो मेरा घुटना नहीं टच हो रहा है, यहाँ पर अगर करूँगा तो घुटना टच हो रहा है, एक लेवल पीछे कर सकता हूँ मैं, और काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल सीट भी है, जबकि ये V मॉडल था। ध्यान में रखो ये बात को, बार बार ध्यान में रखना कि V मॉडल था ये, इसके ऊपर VX फिर ZX वगैरह भी आते थे, फिर भी इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट दी हुई थी। नेसेसरी चीज़ थी तो होंडा ने दे दी थी वो, देखो। तो भाई हमने ये सीट एडजस्ट कर दी है अपने हिसाब से। अब हम चलते हैं पीछे के सीट पे। तो भाई ड्राइवर सीट को हमने अब मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। 5 फीट 7 इंच की मेरी हाइट है। अभी मैं पीछे की सीट पे बैठा हूँ, देख लो यहाँ पर करीब करीब आधे फीट की जगह यहाँ पर सामने बाकी है, घुटने के सामने। कैमरामैन प्लीज़ पास में आ जाओ, घुटना दिखाओ यहाँ पर।
तो घुटने के सामने में आधे फीट से ज़्यादा की जगह बची हुई है भाई, अच्छी खासी स्पेशियस सीट है। अब अगर हम यहाँ पर कितने लोग बैठेंगे उसकी बात करें तो मैं यहाँ पर पूरा इधर सरक गया हूँ, तो देखो मैं थोड़ा पतला सा बंदा हूँ, तो यहाँ पर मेरे जैसे तो आराम से 3 लोग बैठ जाएंगे। पर अगर 2 मोटे एक थोड़ा सा कमज़ोर आदमी भी बैठ जाए तो आराम से बैठ जाएंगे वो। पर भाई 3 बड़े बड़े तो आप देख लो कोई भी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। तो गाइस अब सीटिंग स्पेस की बात तो हो गई, अब इसके बाद में अंदर की बात करते हैं और मतलब इंजन की बात करते हैं। तो अभी हम पहले इंजन बे खोलेंगे। तो गाइज़ ये रहा हमारा इंजन बे, थोड़ा सा डर्टी है। अब मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि हमें कैमरा दे दे। यहाँ पर जो इंजन आप देख रहे हो ये 1.2 लीटर का आईवीटेक इंजन है, पेट्रोल वाला। ये आईवीटेक जो इंजन है ये होंडा के बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी स्मूथनेस के लिए। भाई दूसरी स्मूथनेस के साथ में बात जो आती है यहाँ पर एक आती है रिलायबिलिटी की बात। होंडा के इंजन, होंडा के जो सारे पार्ट्स है बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, पूरी की पूरी कार ही मुझे लगता है रिलायबल है। ये गाड़ी को हम लोग बस नॉर्मल सर्विसिंग करते हैं, एक 4-5 हज़ार की सर्विसिंग होती है, वो भी हर 8,000 किलोमीटर में हम लोग सर्विसिंग कर डालते हैं। अब आजकल सजेस्ट किया जा रहा है कि 10,000 12,000 किलोमीटर के बाद में आप सर्विसिंग करो, पर यार नॉर्मली आपको अच्छे मैकेनिक सजेस्ट करेंगे कि हर 8,000 किलोमीटर में आप सर्विसिंग कर डाला करो गाड़ी की कंडीशन अच्छी रहेगी। तो भाई अब हमने अंदर की इंजन की बात कर ली, इंटीरियर्स की बात कर ली, अब गाड़ी को चला के देखते हैं और कैसे लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें CVT ट्रांसमिशन आता है तो उसके अराउंड भी मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। तो गाइस अभी हम गाड़ी में बैठ गए, हम गाड़ी को रिवर्स ले रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो रिवर्स कैमरा की क्वालिटी कैसी है। अभी गाड़ी को रिवर्स ले रहे हैं भाई, इसमें मिरर्स वगैरह अच्छे से दिए हुए हैं तो बिंदास आप रिवर्स ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं आता, इतना इजीली हो जाता है काम। ये हमारा कैमरामैन बैठा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। तो गाइस डोर खुला हुआ था इसलिए रुक गए थे, अब हमने फिर से सीट बेल्ट लगा लिया है और आगे निकल गए। इंजन की बात करें तो इसमें आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल वाला आईवीटेक इंजन भाई, जो सच में बहुत ही रिफाइंड है। अभी भी आप देख सकते हो 10-11 साल पुरानी गाड़ी है, इसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है बाहर के अंदर, और रोड नॉइज़ भी ज़्यादा नहीं आता है एकदम है। अब रोड नॉइज़ पुरानी गाड़ी है इसलिए थोड़ा सा तो है, पार्ट्स भी अब कुछ ना कुछ थोड़े बहुत वाइब्रेशंस है, बट फिर भी बहुत ही मिनिमल है ऐसा बोल सकते हैं। इन सेम रोड्स पे मैंने अपनी टाटा सफारी चलाई हुई है, यहाँ पर उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। 2021 वाली टाटा सफारी की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी वाली की नहीं, OG टाटा सफारी की नहीं। तो भाई कंपैरेटिवली इसलिए होंडा की गाड़ियाँ बहुत अच्छी है उन टर्म्स में। यार पता नहीं बहुत बुरा हुआ पर होंडा ऑलमोस्ट अभी अब सेल्स बहुत ख़राब जा रहे हैं उनके। होंडा सिटी बहुत ही कम बिकती है, होंडा जैज़ डिसकंटिन्यू हो गई है, होंडा अमेज बिकती है। गाइस बताना चाहूँगा कि होंडा अमेज में भी सेम यही वाला इंजन आता है 1.2 लीटर का, अभी भी चल रहा है। अब इसमें हम ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें CVT आता है ट्रांसमिशन। CVT ट्रांसमिशन वैसे थोड़ा सा लैगी माना जाता है, पर देखो यार अगर प्यार से गाड़ी चलाओगे तो आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। अगर आप रुकी हुई गाड़ी को एकदम से खींचने की कोशिश करोगे तो वो रबर बैंड इफेक्ट शुरुआत में देता ही है, एकदम से गाड़ी नहीं खींच पाती है। पर अगर आप इसको प्यार से चलाओगे, ग्रेजुअली चलाओगे तो ये अच्छी चलती है गाड़ी। अगर अब हैंडलिंग की बात की जाए तो हैंडलिंग अच्छी खासी है इस गाड़ी में। अगर हॉर्न की बात की जाए भाई, हमने इसमें क्रेटा का हॉर्न लगा लिया है, हमने जैज़ के अंदर क्रेटा वाला हॉर्न लगाया था भाई, क्रेटा ही कहते हैं इसीलिए लगा लिया था। गाइस अगर यहाँ पर गाड़ी के ड्राइविंग के वक्त अगर हम विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी का इशू बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी विंडशील्ड है ये बहुत ही बड़ी है। अगर आप सामने से भी देखोगे तो विंडशील्ड आपको देख के समझ जाएगा कि ये बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों के। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्वार्टर ग्लास भी देखने के लिए मिलेगा, तो इस क्वार्टर ग्लास की वजह से भी विजिबिलिटी अच्छी होती है। ये पिलर जो है, ये पिलर इतना ज़्यादा मोटा नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है। वही मेरी टाटा सफारी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वार्टर ग्लास तो है ही नहीं, ऊपर से उसका जो पिलर है बहुत बड़ा है। अभी रिसेंटली मैंने एक हिल स्टेशन विजिट किया तो वहाँ पर भाई हम लोग घाट में गाड़ी चला रहे थे, तो मुझे लिटरली ऐसे सामने झुक के फिर कभी खिड़की में से झाँक के ऐसे देख कर गाड़ी चलाना पड़ रहा था। तो यार ये भी चीज़ बहुत अच्छी है इस गाड़ी में। देखो उस समय की गाड़ी है, इतनी पुरानी, बट फिर भी काफ़ी सोच समझ के बनाई हुई गाड़ी है भाई। देखो यहाँ पर अब अगर CVT ट्रांसमिशन मिल रहा है तो थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट आता है, लेकिन अगर इसको आप कंपेयर करोगे AMT ट्रांसमिशन से तो भाई वो जो झटके आते हैं AMT में वो यहाँ पर बिल्कुल भी फील नहीं होते, बिल्कुल भी फील नहीं होते। और अगर आप धीरे धीरे अगर चलाने वाले हो, डॉक्टर लोग जैसे डॉक्टर्स कार करके फेमस थी होंडा सिटी उस समय में, तो अगर आप उस टाइप से ही गाड़ी चलाते हो तो आपको इसका CVT ट्रांसमिशन कोई समस्या नहीं देगा। पर अगर आप सोच रहे हो कि आप एकदम ऐसे खींच के गाड़ी चलाओगे तो भाई वहाँ पर आपको इतना मज़ा नहीं आएगा इसका। अब ड्राइविंग की बात हो रही है तो यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताना चाहूँगा। सस्पेंशन इसके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़े से स्टिफर साइड में है, जिस वजह से आपको सिटी ड्राइव में ये हल्के फुल्के हार्ड फील होंगे यार। पर यही गाड़ी अगर आपको अगर हाईवे पे चलानी है तो इन्हीं सस्पेंशंस की वजह से ये बहुत अच्छी प्लांटेड फील होती है हाईवे के ऊपर में। ऊपर से गाड़ी की विड्थ ज़्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो उस वजह से भाई गाड़ी एकदम हाईवे पे चिपक के चलती है। तो जो इसका जो प्रॉब्लम है ग्राउंड क्लियरेंस वाला, वो एक्चुअली हाईवे पर हाई स्पीड में इसके लिए वरदान बन जाता है। अब देखो यहाँ पर अभी गड्ढे गए तो काफ़ी इसमें फील होते हैं गड्ढे,
वैसे अब ये गाड़ी मेरी काफ़ी ज़्यादा चल भी चुकी है, तो इसके सस्पेंशन का काम ऑलरेडी हो चुका है। अभी इसमें और से सस्पेंशन का काम आया भी होगा, लेकिन पहले से ही इसके सस्पेंशन थोड़े स्टिफर साइड में थे। अगर भाई सीट्स की बात करूँ तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। बहुत ऐसी बड़ी बड़ी सीट्स नहीं है, पर फिर भी सपोर्टिव है, अच्छी सीट सपोर्ट मिलता है इसमें बढ़िया सा। गाइस यार कुछ भी बोलो, ये गाड़ी चलाते वक्त बढ़िया फील होती है। अब होंडा के सेल्स देख के थोड़ा दुख भी होता है कि यार इतनी बढ़िया जापानीज़ कंपनी है, इतनी अच्छी कारें हैं इनकी यार, पर ये सेल नहीं हो रही है, लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। एलिवेट थोड़ा सा उनका सेल्स को बूस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी जो होंडा सिटी वगैरह है वो तो बिल्कुल ही सेल नहीं हो रही है। अभी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एकदम होंडा डिसकंटिन्यू हो जाएगा इंडिया में, जैसे फोर्ड यहाँ इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गया। तो गाइज़ ये था मेरा इस होंडा जैज़ का ओनरशिप रिव्यू कम प्रैक्टिकलिटी रिव्यू। इसका मतलब आज आप इस गाड़ी को 2026 में ले सकते हो या नहीं, आप इस वीडियो से समझ लो। भाई बिल्कुल ले सकते हो, पक्के से ले लो। अगर आपको 2015 के आसपास की गाड़ी मिल रही है, उससे पहले की गाड़ी मिल रही है, तो वो करीब 3 लाख 4 लाख ऐसे बजट में मिल जाएगी। और अगर 2020-21 वाली आपको गाड़ी मिल रही है तो यार वो थोड़ी सी महंगी मिलेगी, 6-7 लाख की मिलेगी, पर यार वो गाड़ी भी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। उसका अगर आपको टॉप वेरिएंट मिलेगा, उसमें तो आपको सनरूफ वगैरह भी मिलने लग गया था, तो भाई आपको सनरूफ का भी मज़ा आ जाएगा होंडा जैज़ में, और बाकी सारे फ़ायदे तो आपको सारे के सारे सेम टू सेम मिलेंगे। पर ध्यान रखना कि जो 2020-21 वाली गाड़ी थी उसमें कोई ज़्यादा एज सच मेजर फ़र्क नहीं था, मैकेनिकली कोई फ़र्क नहीं था, इंटीरियर वाइज भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, स्क्रीन उसकी थोड़ी बड़ी हो गई थी और उसमें सनरूफ आ गया था। तो भाई अगर आप होंडा जैज़ लेने का सोच रहे हो, ऐसी एक आधी यूज़ गाड़ी लेने का सोच रहे हो, तो उसमें होंडा जैज़ को पक्का कंसिडर करो। अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो 3 से 5 लाख के बजट में, तो उसके कंपेयर